हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, उसमें हमने अभी तक ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ लिया, मोहम्मद बिन कासिम वाला टॉपिक भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे, वहां पर हमारा अगला टॉपिक रहेगा महमूद गजनवी, और गजनवी के बाद पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले इसको पूरा मैप से समझेंगे कि जो महमूद गजनवी है इसका अटैक कैसे हो रखा है। तो जैसे ही हम महमूद गजनवी का नाम पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा माइंड में एक ही सवाल आता है, सोमनाथ मंदिर का नाम याद आता है हमें। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक करे, इन अटैक की जानकारी कौन देता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैप देखो भाई, महमूद गजनवी वाला। ठीक है, पूरा का पूरा ये गजनवी एम्पायर है इधर। अब इसमें कुछ चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है, मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी कौन सा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा इधर वाला हिस्सा, ये वाला, यहां तक। ठीक है, कन्नौज वाली जगह तक। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गजनवी है उसने कहां तक अटैक कर रखे हैं। तो लास्ट हमें कन्नौज वाला पॉइंट दिख रहा है, तो मथुरा कन्नौज भी शामिल थे इसके एम्पायर में, क्योंकि वहां पर भी इसने अटैक करा, उन सारी चीजों को जीता है। और इधर नीचे सोमनाथ, ये तो सोमनाथ दिखाई दे रहा है इधर, सोमनाथ। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले महमूद गजनवी, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, महमूद गजनवी ने अटैक कैसे करा। देखो, एक व्यक्ति था अब्दुल मलिक, और अब्दुल मलिक का पूरा शासन था यहाँ पर, इस वाली जगह पर, ये जो ये वाला जगह है पूरा इधर, अब्दुल मलिक का शासन था। अब्दुल मलिक मर जाता है, और अब्दुल मलिक के बाद एक तो होता है उसका भाई, और एक होता है चाचा। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि अगला शासक कौन बनेगा। अब्दुल मलिक के बाद भाई के पास गद्दी आएगी, ठीक है, या फिर चाचा के पास गद्दी आएगी। और अब्दुल मलिक का दास होता है, एक बहुत खास दास होता है, अल्पतगीन। अल्पतगीन, ये अल्पतगीन क्या करता है, चाचा का साथ दे देता है। ठीक है, लड़ाई होती है जब इनकी आपस में, तो अल्पतगीन किसका साथ दे देता है, चाचा का। लेकिन जीत कौन जाता है, भाई जीत जाता है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि चाचा को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले किसको देखना है, अल्पतगीन को, क्योंकि ये तो दास था। ठीक है, तो इसे तो मेरी तरफ होना चाहिए था, ये उसकी तरफ क्यों था। तब अल्पतगीन क्या करता है, यहाँ से भाग निकलता है, अपने बीवी बच्चों को और साथ में जो जो इसके साथ वाले लोग होते हैं उन सबको लेकर ये इधर निकल जाता है। ठीक है, इधर देखो, गजनी वाली जगह पर कहा चला जाता है, गजनी। तो बेसिकली जो चीजें शुरू होती है ये होती है बुखारा से, बुखारा, समरकंद, ठीक है, हेरात, काबुल और गजनी। तो बुखारा में होती है ये सारी चीजें, बुखारा में ये चीजें चल रही होती हैं, और बुखारा से अल्पतगीन भागकर कहाँ आ जाता है, गजनी में आ जाता है, और यहीं पर ये अपना एक नया वंश डालता है, गजनी वंश। कौन सा वंश, गजनी वाली। और इस गजनी वंश को यामिनी वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर में यहां से सीधा सवाल आता है कि गजनी वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, अल्पतगीन। ठीक है, यहां पर यामिनी वंश का फाउंडर भी कौन है, अल्पतगीन है। तो अल्पतगीन के बारे में सवाल याद रखना। ठीक है, और अल्पतगीन क्या है, तुर्क है। तो तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला भी तो बोल सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला भी बताओ कौन है, अल्पतगीन। ठीक है, गजनी वंश का फाउंडर भी कौन है, अल्पतगीन। गजनी वंश का ही दूसरा नाम क्या है, यामिनी वंश। तो कई बार पेपर में यामिनी वंश के नाम से भी ये सवाल आ जाता है। तो गजनी वंश का फाउंडर, यामिनी वंश का फाउंडर, या फिर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी कौन है, अल्पतगीन। ठीक है, तो अल्पतगीन के बारे में 3 लाइन याद रखनी है। और राजधानी भी क्या है भाई, गजनी है, तो कैपिटल भी क्या है, गजनी। अब अल्पतगीन के साथ बाद में अल्पतगीन मर जाता है, बाद में और बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो गजनी पर रूल करते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आता है सुबुक्तगीन। किसका नाम याद रखना है, अल्पतगीन के बाद हमें बताओ, सुबुक्तगीन का, सुबुक्तगीन। ठीक है, और इसी सुबुक्तगीन का बेटा होता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी से पहले हमें 2 नाम जरूर याद रखने हैं, एक तो सुबुक्तगीन का और एक
अल्पतगीन का। तो अल्पतगीन के बारे में तो 3 लाइन याद रखनी है हमें कि गजनी वंश का फाउंडर अल्पतगीन। गजनी वंश का दूसरा नाम क्या है? यामिनी वंश। तो यामिनी वंश का फाउंडर भी कौन है? अल्पतगीन। तुर्क साम्राज्य का फाउंडर भी कौन है? अल्पतगीन। अल्पतगीन की कैपिटल क्या हुआ करती थी? गजनी। तो बुखारा से भागकर ये कहाँ गया भाई? गजनी। क्यों आ गया? रीजन समझ में आ गया। तो ये वाली स्टोरी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, अल्पतगीन से सवाल बनते हैं। अल्पतगीन के बाद बहुत सारी पीढ़ी बाद एक व्यक्ति कौन आ रहा है? सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा कौन है? महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन गजनी का रूलर होता है। और गजनी का जब ये रूलर होता है तो देखो आगे लाहौर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला गजनी के ठीक आगे पड़ रहा है देखो। तो उस समय पर एम्पायर फैलाने के लिए ये था, आप इस तरफ युद्ध करने जाओगे तो यहाँ तो पहले ही पावरफुल लोग बैठे हुए, तो सीधी सी बात है आपको इस तरफ तो जाना है ही नहीं, तो बच गई कौन सी जगह युद्ध करने के लिए? इस तरफ। और इस तरफ हमारा पूरा क्या पड़ रहा है? भारत। भाई कोई भी अगर शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली वाले इंसान के साथ कभी युद्ध नहीं करेगा। उसे पता है कि मैं अगर अपनी एम्पायर फैलाने के लिए अपनी सेना को इस तरफ भेजूंगा तो मेरी सेना मरेगी ही मरेगी। क्यों? पूरा खलीफा का साम्राज्य। वरना अल्पतगीन भाग के इधर क्यों आता? अल्पतगीन भाग के ऊपर भी तो जा सकता था, इधर सेंट्रल एशिया की तरफ भी तो जा सकता था, लेकिन वहां पर ऑलरेडी पावरफुल एम्पायर थे। अल्पतगीन को जो जगह मिली भागने के लिए वो कहाँ मिली? इधर नीचे की तरफ। और गजनी के ठीक आगे हमें कौन सा जगह दिखाई देती है? पंजाब, मुल्तान। ठीक है। और ये चीज पहले से सुनी हुई थी यहाँ पर कि भाई मोहम्मद बिन कासिम है वो अटैक करके आ रखा है, सिंध नाम की कोई जगह है। तो ऐसे ही जब सुबुक्तगीन अपना एम्पायर बढ़ाता है तो सुबुक्तगीन भी यहाँ पर अटैक करता है, और लाहौर यानी कि पंजाब वाले हिस्से में। ठीक है। और उस समय यहाँ पर एक वंश था हिंदू शाही वंश। कौन सा वंश था? हिंदू शाही वंश। ठीक है। इस हिंदू शाही वंश की कैपिटल हुआ करती थी वहिंद। कैपिटल क्या थी? और वहिंद का यानी कि हिंदू शाही वंश का जो शासक था, रूलर था, उसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? तो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में होती है लड़ाई। हालांकि जयपाल हार जाता है और सुबुक्तगीन यहाँ पर जीत जाता है। तो सवाल आता है कि भारत पर वो पहला मुस्लिम तुर्क, कौन सा शब्द याद रखना? तुर्क। क्योंकि भारत पर पहला अरबी मुसलमान आक्रमण करने वाला तो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है पूछे, तब आंसर हमें क्या करना है? सुबुक्तगीन। क्योंकि अल्पतगीन तुर्क तो है लेकिन वो उसने भारत पर अटैक नहीं करा है, उसने सिर्फ क्या करा है? तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है तो कौन है वो? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कहाँ पर अटैक कर रहा है? तो हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश कहाँ स्थापित है? पंजाब में। ठीक है। हिंदू शाही वंश की कैपिटल क्या है? वहिंद। रूलर कौन है? जयपाल। तो जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में युद्ध होता है। अब जयपाल यहाँ पर हार जाता है, लेकिन सुबुक्तगीन का जो मतलब होता है वो ऐसे एम्पायर फैलाने से तो होता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर धन मिल रहा है तो अपना धन लो और वापस यहाँ से रवाना हो जाओ। अब सुबुक्तगीन जब मर जाता है तो अब गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? महमूद गजनवी। लेकिन महमूद गजनवी बहुत ही सरफिरा आदमी होता है। महमूद गजनवी यहाँ पर ये देखता है कि अगर मैं लड़ाई करूंगा तो वो जो पूरी की पूरी जगह होगी वो मेरी होगी, सिर्फ धन लूटकर मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है। तो यहाँ तक अब समझ में आया कि महमूद गजनवी का जो कनेक्शन है वो कैसे बना। तो 3 नाम याद रखने हमें, अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद हमें किसका नाम याद रखना है? महमूद गजनवी। अल्पतगीन के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? तुर्क साम्राज्य का फाउंडर है, कैपिटल क्या है? गजनी। बुखारा से भागकर ये कहाँ गया था? गजनी में, और वहां पर उसने अपना नया एम्पायर बसा लिया। ठीक है। गजनी वंश का दूसरा नाम क्या है बताओ? यामिनी वंश। और तुर्क साम्राज्य का फाउंडर अल्पतगीन, गजनी वंश का फाउंडर अल्पतगीन, यामिनी वंश का फाउंडर भी कौन है? अल्पतगीन। उसके बाद अल्पतगीन के बहुत टाइम बाद कौन व्यक्ति आता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कहाँ अटैक करता है? तो लाहौर यानी कि पंजाब वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पर कौन सा वंश था? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश की कैपिटल है वहिंद। वहिंद का रूलर कौन है भाई? हिंदू शाही वंश का रूलर पूरा का पूरा कौन है? जयपाल। जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है? अगर क्वेश्चन आए तब आंसर क्या करना है बताओ हमें? सुबुक्तगीन आंसर करना है। महमूद गजनवी नहीं है, महमूद गजनवी तो बाद में अटैक करेगा, 17 बार अटैक करेगा भारत पर। पहला तुर्क आक्रमणकारी आंसर क्या करना है? सुबुक्त। लेकिन सुबुक्तगीन यहाँ पर जयपाल को छोड़ देगा और धन वगैरह लेकर वापस चला जाएगा। अब गद्दी पर कौन बैठता है यहाँ पर? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी की सोच थी कि जो भी चीजें, ऐसा भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी के 4 भाई थे और उसने अपने 4 भाइयों को मरवाकर फिर ये गद्दी पर बैठा है। तो जो व्यक्ति अपने भाइयों को मरवाकर गद्दी पर बैठा है तो सीधी सी बात है वो किसी दूसरे को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। तो महमूद गजनवी के बारे में क्या याद रखोगे कि महमूद गजनवी, सबसे पहले तो महमूद गजनवी ने देखा कि मुझे अपना एम्पायर फैलाना है तो इधर फैलाना है, ऊपर की तरफ मुझे भी नहीं जाना है। ठीक है। फिर यहाँ एक जगह पड़ती है सिस्तान। कौन सी जगह पड़ती है? सिस्तान। महमूद गजनवी ने क्या करा, जैसे ये गद्दी पर बैठा 998 में, कब बैठा है ये?
जैसे ही अपनी गद्दी पर बैठा इसने सिस्तान के शासक को हरा दिया तो ये बात खलीफा तक पहुंची है, ठीक है। और खलीफा खुश होकर इसको कौन सा टाइटल देता है? सुल्तान का। तो पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने सुल्तान का टाइटल धारण करा है वो कौन है बताओ? महमूद गजनवी। किसने दिया ये टाइटल इसको? खलीफा। सुबुक्तगीन के पास कोई सुल्तान का टाइटल नहीं है, अल्पतगीन के पास भी कोई सुल्तान का टाइटल नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम हमने पढ़ा उसके पास भी हमने कोई टाइटल नहीं पढ़ा है। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने किसका टाइटल धारण करा है? सुल्तान का। और ये सुल्तान का टाइटल इसको किसने दिया है? खलीफा ने। क्यों? क्योंकि इसने सिस्तान का जो रूलर था उसको हरा दिया। पेपर में इसका नाम नहीं आता है, ठीक है, बस क्वेश्चन आता है सुल्तान से कि सुल्तान उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। अब जब ये गद्दी पर बैठता है और इसका पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है तो अब ये आगे की तरफ पड़ता है इधर भारत पर। और भारत पर कितनी बार अटैक करता है? 17 बार अटैक करता है। कितनी बार करता है? 17 बार अटैक करता है, ठीक है। और ये 17 बार अटैक करता है इस बात की जानकारी एक व्यक्ति देता है जिसका नाम है हेनरी इलियट। किसका नाम याद रखोगे? तो ये याद रखना, हेनरी इलियट, ठीक है। हेनरी इलियट। भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार अटैक कर रखे हैं? 17 बार। ये जानकारी कौन देता है बताओ? हेनरी इलियट। और सबसे पहले वो जो अटैक की शुरुआत करेगा लड़ाई की, देखो 998 में गद्दी पर बैठा हुआ है, 1000 एडी से लेकर 1027 एडी के बीच में इसने में वो 17 बार अटैक करेगा। कितनी बार? तो पहली बार वो जो अटैक करना शुरू करेगा वो 1000 से 1000 के एक के बीच में। और सबसे पहले अटैक भी कहाँ करेगा? वैन पर। अब जयपाल का ही बेटा होता है आनंदपाल, ठीक है। तो महमूद गजनवी की जो लड़ाई होती है वो किस किस के बीच में होती है? आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में। तो उस युद्ध को बोलते हैं वहहिंद का युद्ध, ठीक है। तो भारत पर सबसे पहले अटैक महमूद गजनवी कौन सी जगह पर कर रहा है? वहहिंद पर। वहहिंद की लड़ाई या वहहिंद का युद्ध कब हो रखा है? तो हमें ईयर या क्या याद रखना है? 1000 से 1001 के बीच में, ठीक है। किस किस के बीच में हो रहा है बताओ? महमूद गजनवी वर्सेस आनंदपाल। आनंदपाल किसका बेटा है? जयपाल, ठीक है। हालांकि जयपाल भी इस युद्ध में लड़ाई करता है लेकिन जयपाल दोबारा हार जाता है, तब वो जयपाल आत्महत्या कर लेता है, सिंधु नदी में डूब के मर जाता है, ठीक है, सिंधु नदी में कूद जाता है। ये बात याद रखना। तो आत्महत्या किसने कर ली है? जयपाल ने। वहहिंद से वो लड़ाई शुरू करता है, वहहिंद जीतता है, फिर मुल्तान जीतता है, ठीक है, मुल्तान वाले हिस्से पे आगे बढ़ता है, फिर कश्मीर पर भी अटैक करता है, मथुरा जीतता है और कन्नौज भी जीतता है, ठीक है। कन्नौज जीतते जीतते देखो तो याद रखना मथुरा और कन्नौज पर भी किसने अटैक कर रखा है? महमूद गजनवी, यानी कि ये इसके साम्राज्य में भी थे। इस तरह से पहले अटैक से शुरू करता है और 16वें अटैक पे पहुंच जाता है। टोटल कितनी बार अटैक करा है? 17 बार। ये जानकारी कौन देता है बताओ? हेनरी इलियट जानकारी देता है। 16वां जो इसका आक्रमण होता है वो होता है सोमनाथ मंदिर की लूट। तो दो क्वेश्चन आते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक करा है? 17 बार। 17 में से 16वें नंबर का अटैक कौन सा था? सीधा पूछता है पेपर में। तो 16वें नंबर का ये अटैक कौन सा है? सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। अब इसको सोमनाथ मंदिर बोल दो या गुजरात पर अटैक बोल दो या फिर एक और नाम आता है प्रभास पाटन। कौन सा नाम आता है? तो पहले तो ये सारी चीजें लिख लो एक बार, ठीक है, फिर आगे इसी में ही बता देती हूँ मैं। लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो भाई, तो क्या क्या याद रखोगे? देखो सबसे पहले किसका नाम याद रखा है हमने बताओ? अल्पतगीन का। किसका नाम याद रखना है? अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन का नाम हमें क्यों याद रखना है? का क्या है? ये फाउंडर, ठीक है, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है। साथ में कौन से वंश की स्थापना करी है इसने? गजनी वंश। और गजनी वंश का ही दूसरा नाम क्या है? यामिनी वंश। यामिनी वंश का संस्थापक। अल्पतगीन के बाद हमें किसका नाम याद रखना है? सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में हमें क्या याद रखना है? भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है, अरब वाला नहीं, अरब तो मोहम्मद बिन कासिम है। भारत पर पहला तुर्क
ये कौन था? सुबुक्तगीन। और किस किस के बीच में लड़ाई होती है? सुबुक्तगीन, ठीक है। तो सुबुक्तगीन वर्सेस जयपाल। जयपाल कहाँ का है? तो हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश कहाँ? पंजाब में। और कैपिटल है हिंदू शाही वंश की वैहिंद, ठीक है। वैहिंद पर लड़ाई होती है, जयपाल हार जाता है भाई इसमें, और सुबुक्तगीन जीत जाता है। अब सुबुक्तगीन जब मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा आता है महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठ रहा है? 998 AD में। और महमूद गजनवी सिस्तान के रूलर को हरा देता है, तो खलीफा खुश होकर इसको कौन सा टाइटल देता है? सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी किससे प्राप्त कर रहा है ये टाइटल सुल्तान वाला? खलीफा से। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक करे? भारत पर 17 बार। और ये 17 बार अटैक करे हैं, इस बात की जानकारी कौन देता है? हेनरी इलियट। पहला अटैक, पहला 1000 से लेकर 1001 के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? वैहिंद का युद्ध हो रहा है भाई, ठीक है। वैहिंद का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? तो गजनवी वर्सेस आनंदपाल, जयपाल का बेटा, ठीक है। टोटल 17 बार कर रहा है, पहला हो गया। उसके बाद क्या 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 जीत लेता है? मुल्तान पर अटैक करता है, मथुरा, कन्नौज भी शामिल होता है, ठीक है। नारायणपुर, ये सारी जगह जीतता है। 16वां हमें अटैक याद करना है, क्योंकि 16वां किस पर हो रहा है बताओ? सोमनाथ पर, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का भारत पर सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ, ठीक है। यहां पर ही सोमनाथ की लूट करता है। तो देखो इधर सबसे सफल क्या याद रखोगे? सबसे सफल कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का सबसे सफल आक्रमण। क्यों? क्योंकि 20 लाख दिनार लूटता है यहां से। कितने लाख? 20 लाख दिनार की लूट, ठीक है। अब गुजरात बोल दो, गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। चाहे इस जगह को बोलते हैं प्रभास पाटन। क्या बोलते हैं? प्रभास पट्टन या पाटन। तो प्रभास पट्टन कब जीता? 1016 में। बात एक ही है, तो सोमनाथ मंदिर बोल दो या गुजरात की जीत बोल दो या फिर प्रभास पाटन बोल दो या प्रभास पट्टन। तो इसके 17 बार अटैक में से 16वें नंबर का अटैक कौन सा है? सोमनाथ वाला, ठीक है। कब हो रखा है? तो इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर में, 1025 से, ठीक है, 1026 के बीच में। तो कई बार पेपर में 1025 आ जाता है, कई बार 1026, तो एक साथ याद रख लो 1025 से 1026 के बीच में 16वां आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ पर। सबसे सफल है, सबसे सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि 20 लाख दिनार की लूट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस समय कोई रूलर भी होगा गुजरात का, वही जिस समय लूट कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा उस समय रूलर कौन था यहाँ पर? तो हमें कौन रूलर, गुजरात का जो रूलर था, शासक था, उसका नाम है भीम फर्स्ट या भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट, ठीक है, भीमदेव फर्स्ट। ये याद रखना कि जब इसने सोमनाथ की लूट करी तब कौन है यहाँ पर गुजरात का शासक? भीम फर्स्ट बोल दो और चाहे भीमदेव फर्स्ट दो यहाँ पर। अब 1025-26 में जब वो लूट करके अब वो यहाँ से रवाना होता है, ठीक है। तो जब वो जा रहा होता है तो बीच में रास्ते में इसकी मुलाकात हो जाती है जाटों से, और जाट इसी का ही क्या कर लेते हैं? धन लूट लेते हैं। तो लास्ट इसका 17वें नंबर का आक्रमण, 17वें नंबर की जो लड़ाई है वो किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध। तो क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध किसके साथ हो रहा है बताओ? जाटों के विरुद्ध। जाट इसका धनी लूट लेते हैं जब ये वापस लौट रहा होता है, ठीक है। तो कितनी बार अटैक कर रखे हैं महमूद गजनवी ने? 17 बार। पहला याद रखना है
16वां याद रखना है और 17वां याद रखना है। तो पहला कब हो रहा है बताओ? 1000 से लेके 1001 के बीच में वहिंद का युद्ध, महमूद गजनवी वर्सेस आनंद पाल। वहिंद को जीतने के बाद आगे ये बढ़ता है तो मथुरा जीत लेता है, नारायणपुर जीत लेता है, कश्मीर पर भी अटैक करता है, हालांकि कश्मीर इसके हिस्से में नहीं आता है, ठीक है। कन्नौज को भी जीत लेता है, ये सारी जगह। उसके बाद 16वें नंबर पे अटैक करता है 1025 से लेकर 1026 के बीच में सोमनाथ मंदिर की लूट, जो इसका सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। क्यों? क्योंकि 20 लाख दिनार की क्या कर लेता है? लूट कर लेता है भाई, ठीक है। और उस समय गुजरात का रूलर कौन होता है? भीमदेव फर्स्ट। अंतिम यानी कि महमूद गजनवी का जो अंतिम है अटैक है वो कब हो रहा है? 1027। कब हो रहा है? तो ये भी याद रखना 1027 AD। सीधा क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का लास्ट कैंपेन कौन सा है, अंतिम अभियान कौन सा है? तो 1027 में जाटों के विरुद्ध। कौन से नंबर का है? 17वें नंबर का है। और 1030 में क्या हो जाएगी इसकी? मृत्यु। 1030 में क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो रखी है बताओ? 1030 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, लिख लो एक बार इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। चलो लिख लिया? देखो भाई ध्यान से देखो। तो महमूद गजनवी, ठीक है, पिता कौन है इसके? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी का बर्थ हो रहा है 971 AD में। गद्दी पर कब बैठा? 998 AD में, ठीक है। भारत पर कितनी बार अटैक कर रखा है? 17 बार। 1000 से लेकर 1027 के बीच में। कब? 1027 के बीच में 17 बार। 17 बार की जानकारी कौन देता है? हेनरी इलियट का नाम याद रखना। से लेकर 1001 के बीच में। हिंदू शाही शासक कौन है? जयपाल। और जयपाल का बेटा कौन है साथ में? आनंदपाल। कैपिटल क्या है इनकी? वहिंद, ठीक है। 1025 से 1026 के बीच में 16वें नंबर का अटैक हो रहा है सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ कहाँ? सौराष्ट्र। गुजरात को लूटा, और लूट कितनी कर रखी है? 20 लाख दिनार। इस समय गुजरात का रूलर कौन होता है? भीमदेव फर्स्ट, ठीक है। अब जब ये लूट के लिए जा रहा होता है धन, तो इसका धन भी कौन लूट लेते हैं? जाट। तो 1027 जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान, लास्ट कैंपेन कौन सा होता है? 1027 में जाटों के विरुद्ध, ठीक है। और मृत्यु कब हो जाएगी इसकी? 1030 में। ये लिख लेना, मृत्यु कब हो रही है? 1030 AD, ठीक है। अब ये मूर्तियां तोड़ता था, ठीक है, इसका काम है मूर्ति तोड़ने का। तो क्वेश्चन आता है कि मूर्ति तोड़ने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन है, या फिर महमूद गजनवी को मूर्ति तोड़ने के कारण कौन सा टाइटल मिला हुआ? तो मूर्ति भंजक बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? मूर्ति भंजक के साथ साथ एक नाम और याद रखना, बुद्ध किशन। बुद्ध किशन का मतलब भी मूर्ति तोड़ने वाला ही होता है। बुद्ध शिकन, बुद्ध शिकन शब्द याद रखना। तो बुद्ध शिकन बोल दो और चाहे मूर्ति भंजक, ये दोनों के दोनों टाइटल किसको मिले हुए? महमूद गजनवी को। क्यों? बुद्ध शिकन से ही मूर्ति भंजक शब्द निकला हुआ है। बुद्ध शिकन का मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या तोड़ता है? मूर्तियां। तो मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला कौन था तुर्क आक्रमणकारी बताओ? महमूद गजनवी। या बुद्ध शिकन का टाइटल भी किसको मिला हुआ है? ये लिख लेना भाई अलग से। और साथ में पहला मुस्लिम जिसने कौन सी उपाधि धारण कर रखी है बताओ? पहला मुस्लिम शासक जिसने किसका टाइटल ले रखा है? सुल्तान का, ठीक है। हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा तो वहां हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब इसके दरबार में 4 लोग हैं भाई। तो अलबरूनी से पहले अलबरूनी ही पढ़ देते हैं। तो पहले तो देखो कौन कौन है। अलबरूनी है, फिरदौसी, उतबी और फरूकी है। अलबरूनी की किताब पेपर में बहुत आती है, तो किताबुल हिंद बोल दो, चाहे इसको तहकीके हिंद बोल दो। इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि ये कौन सी भाषा में लिखी हुई किताब है। तो कौन सी भाषा में? भारत के बारे में जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है। कौन है इसका राइटर? अलबरूनी। ये किताब कौन सी भाषा में लिखी हुई? तो भाषा भी आती है पेपर में, कौन सी भाषा?
अब अल बरूनी कहां से आ गया जिसने ये किताब लिख दी? तो सुनो, महमूद गजनवी ने इसको कैद कर रखा था अल बरूनी को, लेकिन अल बरूनी के बारे में कहा जाता है कि फिलोसोफर भी था, राइटर भी था, बहुत सारी चीजें आती थी इसको। अल बरूनी बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि महमूद गजनवी अल बरूनी से जब बात कर रहा होता है तो अल बरूनी इसको इंप्रेस कर देता है, और महमूद गजनवी अल बरूनी को भारत पर जब आक्रमण कर रहा होता है तो इसको अपने साथ लेकर आ जाता है। तब अल बरूनी भारत आता है और भारत में सारी चीजें देखता है और अपनी इस किताब में मेंशन करता है सारी चीजें। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी भारत कब आया? ठीक है, तो याद है ना 11वीं शताब्दी में आया। कब आया? एग्जैक्ट ईयर पूछे तो एग्जैक्ट ईयर याद रखना 1016। 1016 इसका मतलब कौन सी सेंचुरी हो गई? 11वीं। कौन से आक्रमण के समय? तो मैंने तुम्हें अभी कन्नौज का नाम लिया था ना, तो कन्नौज आक्रमण के समय। तो जब महमूद गजनवी ने कन्नौज आक्रमण करा 1016 में, तब वो अपने साथ किसको लेकर आ गया? अल बरूनी को। अल बरूनी था कहाँ का? तो याद रखना अल बरूनी ख्वारिज्म का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म जगह पर रहता था, और पहले ही महमूद गजनवी की कैद में हुआ करता था, और बाद में महमूद गजनवी इसको अपने साथ लेकर आ गया था। तो अल बरूनी से सवाल आता है कि अल बरूनी भारत कौन सी शताब्दी में आया? 11वीं में। एग्जैक्ट कौन से ईयर में आया? 1016। कौन से आक्रमण के समय आया? कन्नौज आक्रमण के समय। कहाँ का रहने वाला था अल बरूनी? तो कहाँ का याद रखना हमें? ख्वारिज्म था। इसकी किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद बोल दो, और चाहे तहकीके हिंद बोल दो। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में। अब अल बरूनी वाराणसी में भी पढ़ता है, ठीक है, बहुत सारी जगह घूमता है, और भारत से क्या क्या सीख के चला जाता है? टिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, टिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत भाषा भी सीख लेता है ये। हमारे जितने भी संस्कृत के ग्रंथ होते हैं वो सब पढ़ के चला जाता है। ठीक है, साथ में पुराण। तो क्वेश्चन आता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? तो पुराण अध्ययन करने वाला, स्टडी करने वाला पहला मुस्लिम कौन है बताओ? अल बरूनी। तो अल बरूनी के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म। अल बरूनी कौन सी सेंचुरी में भारत आया? 11वीं में। एग्जैक्ट ईयर पूछे तो कौन सा याद रखना है? 1016। ठीक है, कौन से आक्रमण के समय? कन्नौज आक्रमण। किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, दोनों ही नाम एक ही किताब के हैं। कौन सी भाषा में लिखी हुई? तो भाषा, लैंग्वेज भी आती है इसकी। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी। ठीक है, भारत से टिग्नोमेट्री भी सीख के चला गया, त्रिकोणमिति, संस्कृत भाषा भी सीख ली इसने वाराणसी में रहकर, और हमारे जो पुराण थे वो भी पढ़ लिए। तो पुराणों की स्टडी करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? रूलर नहीं है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति है। पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था बताओ? अल बरूनी। तो अल बरूनी एक तरह से किसके दरबार में हो गया? किसका कोर्ट स्कॉलर हो गया? महमूद गजनवी का। अगला है फिरदौशी। फिरदौशी की किताब है शाहनामा। ये सीधे सीधे याद रखना। उतबी एक हिस्टोरियन है। उतबी क्या है? इतिहासकार है, और इसकी किताब का नाम है किताबुल यामिनी। अब देखो यामिनी लिखा हुआ है ना, यामिनी कौन सा वंश है बताओ? तो गजनी वंश के बारे में जानकारी देने वाली किताब पूरी की पूरी कौन सी है? किताबुल यामिनी। ठीक है, इसलिए इसका नाम यामिनी लिखा हो। तो यामिनी वंश या गजनी वंश बात एक ही। तो किताबुल यामिनी का राइटर कौन है भाई? ठीक है, जो सारी इतिहास बता रहा है। तो उतबी क्या है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इतिहासकार है भैया। ठीक है, फिरदौशी क्या है? कवि है, शाहनामा नाम की किताब लिखता है, कविता वाली पूरी। तो फिरदौशी कवि है यहाँ पर। ठीक है, शाहनामा। उतबी क्या है? एक हिस्टोरियन। और उतबी की किताब क्या है? किताबुल यामिनी। यामिनी का मतलब कौन से वंश की जानकारी दे रही है इस किताब में? गजनी वंश की। और एक है फरूकी। फरूकी की किताब का नाम क्या है? तारीके मसूदी। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखने हैं। तो अल बरूनी, फिरदौशी, उतबी और फरूकी, ये सारे के सारे किसके दरबार में है? महमूद गजनवी। अल बरूनी के बारे में सारी बात याद रख लेना। अल बरूनी कौन सी सेंचुरी में भारत आया? 11वीं में। कब आया? 1016। कौन से आक्रमण के समय? कन्नौज। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम भी कौन है? अल बरूनी। कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का निवासी था। संस्कृत भाषा भी सीख ली इसने, यहाँ से टिग्नोमेट्री भी सीख ली। ठीक है, फिरदौशी एक कवि था, उसकी किताब का नाम क्या है? शाहनामा। उतबी की किताब का नाम क्या है? किताबुल यामिनी। यामिनी का मतलब कौन सा वंश हो गया? और फरूकी की किताब का नाम क्या है? तारीख। तारीख का मतलब होता है इतिहास बताना किसी चीज का। तारीखे मसूदी। ठीक है, ये याद रखना। फिर महमूद गजनवी से एक और चीज याद रखना कि इसने संस्कृत भाषा के सिक्के चलाए। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के चांदी के सिक्के। कौन सी धातु के चलाए हैं? सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चलाए।
तो ये बात याद रख लेना लास्ट, कि संस्कृत भाषा के चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन है? महमूद गजनवी। ठीक है, ये तो इसके दरबारी विद्वान हो गए, कॉट स्कॉलर हो गए। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है महमूद गजनवी वाला। तो संस्कृत भाषा के चांदी के सिक्के चलाने वाला भी कौन है भाई? महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला टॉपिक शुरू करते हैं फिर हम। चलो भाई देखो, तो यहाँ तक सारी बातें हो गई। तो हमने अभी मोहम्मद बिन कासिम पहले पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया? पूरा महमूद गजनवी। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोहम्मद गौरी। देखो सबसे पहले मैप में देखो पूरा गौरी एम्पायर। देखो थट्टा जगह पड़ती है सिंध में। ठीक है, थट्टा, थट्टा सिंध में पड़ती है ये जगह। देखो यहां तक है इसका साम्राज्य। देखो इधर लखनौती लिखा हुआ दिख रहा है और ये नीचे नदिया, ये जगह पड़ती है बंगाल में। नदिया कहाँ पड़ता है? बंगाल। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो गौरी वाली चीज है, गौरी का जो एम्पायर है वो कहाँ तक फैला हुआ है? बंगाल तक। देखो कौन कौन सी जगह, इधर मुल्तान, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, बनारस, लखनौती और नदिया। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा जो गौरी एम्पायर है इधर देखो ये इस तरह से फैला हुआ है। कश्मीर नहीं है इसके पास भी, तो ये याद रखना। ठीक है, अब गुजरात पर भी अटैक करता है। गुजरात में होता है उस समय सोलंकी वंश। कौन सा वंश? लेकिन गुजरात इसके हाथ में नहीं आता। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। तो बंगाल इसके पूरे के पूरे एम्पायर में था। बंगाल में कौन कौन सी जगह पढ़नी है हमें? लखनौती और नदिया। बख्तियार खिलजी का नाम सुना है हमने, तो बख्तियार खिलजी से ही जुड़े हुए सवाल है ये सारे के सारे। अब देखो सबसे पहले कि मोहम्मद गौरी है, क्या उसका कोई लेना देना है महमूद गजनवी से? तो नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है वहां से। ठीक है, देखो इधर गजनी वाली जगह। तो जो मोहम्मद गौरी था ना वो गौर से था, उसकी जाति क्या थी? गौर। इसलिए उसने अपने नाम के पीछे क्या लगा रखा है? गौरी। और कहाँ का रूलर था ये? गजनी का। गजनी का शासक था मोहम्मद गौरी भी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। इसका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है कब से कब तक है? 1173 से लेके 1206 एडी तक। कब तक है? एक तो इसका पूरा का पूरा जो शासन का टाइम पीरियड है वो याद रखना। कब से है? 1173 से लेकर 1206। तो इसका 1173 का मतलब है तो कौन सी सेंचुरी हो गई? 12वीं। देखो मोहम्मद बिन कासिम 711 में जीत रहा है, इसका मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 8वीं। ठीक है, फिर हमने महमूद गजनवी में पढ़ा 1000 में अटैक करा, यानी कि कौन सी सेंचुरी हो गई? 11वीं। और मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड है 1173 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 12वीं। और मोहम्मद गौरी भी क्या है? एक तुर्क है। क्या है? तुर्क है। तो मोहम्मद बिन कासिम तो अरब है, जबकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी क्या है यहाँ पर? तुर्क। तो इसके एम्पायर में कौन कौन सी जगह शामिल है? मुल्तान इसने जीता है, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, बनारस, लखनौती और नदिया। ये जगह याद रखना क्योंकि अब क्वेश्चन ना घुमा के पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि गौरी के साम्राज्य में भारत में इनमें से कौन सी जगह शामिल नहीं है? तो गुजरात वाली जगह शामिल नहीं है, ये बात याद रखना। साथ में इस मैप में देखो इधर कश्मीर भी नहीं है, पूरा जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना बस ये ध्यान रखो, इधर कश्मीर भी शामिल नहीं है, इधर कश्मीर नहीं है भाई। ठीक है, नेपाल भी नहीं है, ये भी याद रखना इधर। ठीक है, और गुजरात तो बिल्कुल खास याद रखना कि गुजरात भी नहीं है। अजमेर वाला हिस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होगी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान कहाँ के रूलर हुआ करते थे? अजमेर के रूलर थे वो। तो पृथ्वीराज चौहान को हरा रहे हैं, तो इसका मतलब गौरी के एम्पायर में क्या शामिल हो रहा है? अजमेर भी। दिल्ली भी शामिल होगा, बनारस, लखनौती, नदिया। तो ये जगह याद रखना। मुल्तान और लाहौर ये आज के समय कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान। ठीक है।
थट्टा, थट्टा पड़ रहा है पूरा सिंध में, तो सिंध भी कहाँ है आज के समय पर, पाकिस्तान में। तो इस तरह से बाउंड्री समझ लो। इधर इधर का पूरा हिस्सा कौन सा हो गया, भारत वाला, और ये वाला पूरा हिस्सा कौन सा हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला। ठीक है, अब ये एक जगह देखो निशापुर, इन निशापुर जगह से कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़ा है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास होता है, एक छोटा बच्चा होता है 5 साल का, और कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा जाता है। तो कौन सी जगह से, निशापुर से। तो ये निशापुर जगह वहां किससे जुड़ी हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। दास खरीदे जाते थे उस समय। ठीक है, तो ये हो गया पूरा गौरी एम्पायर। गौरी का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1173 से याद रखोगे 1206। कहाँ का रूलर है मोहम्मद गौरी, गजनी का ही रूलर है। कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो ये मैप वाली चीजें हो गई। देखो इधर, अब बात आती है कि जो गौरी है ये भारत में कैसे आया भाई। तो देखो, अगर हम मुगलों की बात करते हैं, 2 पास आते हैं। देखो ये है खैबर पास और ये है गोमल पास। कौन सा पास, गोमल, और ये है खैबर पास, खैबर दर्रा, हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, खैबर दर्रा। अब सुनो, बाबर जो आया था वो आया था इस दर्रे से भारत होता हुआ, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। देखो इधर बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बाउंड्री है इधर, ये ना बाउंड्री है इस मैप में, ये वाली। ठीक है, ये अफगानिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि अफगानिस्तान में पड़ रही है कौन सी जगह, गजनी। कौन सी जगह, तो गजनी कहां पर है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से ठीक आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा हिस्सा आ गया बताओ, पाकिस्तान में कौन से आ गया, ये मुल्तान वाली जगह, लाहौर वाली जगह। ठीक है, ये तो दिल्ली इधर नीचे, ये वाला हिस्सा इधर, ये पूरा, ये तो इधर गुजरात आ गया, ये वाला हिस्सा इधर, ये गुजरात वाला हिस्सा भी। ठीक है, ये इधर जो बीच का ये इतना इतना हिस्सा, ये किसका है, गुजरात वाला इधर। तो देखो इधर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से आया। ठीक है, तो किस पास से आया, तो ये गोमल पास से आया। कौन सा, गजनी से ठीक पहले इधर कौन सा पास पड़ रहा है, गोमल पास पड़ रहा है। खैबर से नहीं आया, खैबर से कौन आया, तो क्या याद रखोगे, बाबर। बाबर भारत में किस दर्रे से आया, ये सवाल पूछा हुआ है पेपर में, खैबर पास से। जबकि मोहम्मद गौरी कैसे गया याद रख लेना तुम तो, जी से जी। मोहम्मद गौरी कौन से पास से आ रखा है, गोमल पास से। तो गोमल और खैबर दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अगर हम बोले कहां पर है, तो अफगानिस्तान के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से आया, तो कौन से दर्रे से आया, तो देखो गोमल ये रहा और खैबर ये रहा। जबकि बाबर का क्वेश्चन है कि बाबर भारत में किस दर्रे से आया। दर्रा मतलब पास, मतलब होता है पहाड़ियों के बीच में अपने आप नेचुरल एक पाथ। ठीक है, एक प्राकृतिक ही रास्ता बना हुआ है, एक पहाड़ी क्रॉस करके आप कहाँ पहुंच रहे हो, दूसरी पहाड़ी से बोलते हैं दर्रा या पास। तो गोमल पास से कौन आ रखा है, जी से क्या याद रख लोगे, गौरी। गौरी कहाँ का रूलर हुआ करता था, गजनी। गौरी इसके नाम के पीछे इसलिए लगा क्योंकि ये कौन सी जाति का था, गौर। और तुर्क था कि अरब था, तो तुर्क था भी। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। और खैबर दर्रे से भारत में कौन आ रखा है, बाबर। बाबर भी तुर्की था, बाबर भी क्या था, पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो भी क्या है, तुर्की है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन है, अरब। अरब के बाद कौन है, तुर्क, और फिर कौन है, अफगान। ठीक है, अफगान बीच में आएंगे हालांकि, और वापस कौन आ जाएंगे, मुगल। और मुगल भी कौन है, तुर्क है। देखो भाई मोहम्मद गौरी के बारे में अब सारी चीजें देखो। पहले तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड कब से कब तक है बताओ, 1173 से 1206 तक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोहम्मद बिन साम, और इसी नाम के क्या चलाता है, सिक्के। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन साम के नाम से सिक्के किसने चलाए, तब हमें क्या आंसर करना है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये सिक्के जो चलाता है ना दिल्ली से चलाता है, इन्हें दहलीवाल सिक्के भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन आए कि दहलीवाल सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए बताओ, मोहम्मद गौरी ने। कैपिटल क्या है इसकी, गजनी। ठीक है, अब भारत पर पहला आक्रमण ये कब कर रहा है, 1175 में, और कहां पर, मुल्तान। अब सुनो, मुल्तान, पंजाब और सिंध, ये 3 जगह जीतता है ये। मुल्तान के ठीक नीचे पड़ता है पंजाब। ठीक है, और पंजाब वाला हिस्सा जो है पूरा, तो मुल्तान जीतता है, पंजाब जीतता है, और पंजाब के नीचे क्या पड़ता है, सिंध। इन तीनों जगह मुस्लिम ही समुदाय के लोग रहते थे, यानी कि जो रूलर थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। ठीक है, तो पहली बार जब ये अटैक कर रहा है तो इसकी जो लड़ाई हो रही है वो किससे हो रही है, मुस्लिमों से हो रही है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत पर पहला अटैक मोहम्मद गौरी कब कर रहा है, तो बताओ कब कर रहा है, 1175, और क्या जीत रहा है, मुल्तान। मुल्तान के आगे बढ़ता है पंजाब, और पंजाब के आगे बढ़ता है सिंध में। ठीक है, सिंध के आगे ठीक नीचे वाली जगह पर पड़ता है गुजरात। अगर हम मैप में देखेंगे सिंध के ठीक नीचे की तरफ बाउंड्री लगेगी तो कौन सा पड़ेगा, गुजरात। तो 1178 में लगभग 3 साल बाद इसका कौन सा कैंपेन होता है,
गुजरात, ठीक है। और 1178 में, सुनो अब इधर, गुजरात में क्या होता है, गुजरात का रूलर होता है उस समय अजय पाल। कौन होगा? और अजय पाल की ना डेथ हो जाती है, ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी वाइफ होती है नायिका देवी, और नायिका देवी के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है भीम सेकंड और एक का नाम होता है मूलराज सेकंड। अब देखो ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। भीम फर्स्ट हमने अभी अभी कब पढ़ा, जब सोमनाथ मंदिर पे लूट हो रही है, सोमनाथ मंदिर पे लूट हो रही है 1025 से 1026 के बीच में। तब राजा कौन है, भीमदेव फर्स्ट या भीम फर्स्ट। तो वो भीम फर्स्ट अलग है और ये भीम सेकंड अलग है। अब इसको पता चलता है मोहम्मद गौरी को कोई नायिका देवी एक विधवा स्त्री है, ठीक है, और इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करना आसानी वाली बात है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि नायिका देवी को तलवार बहुत अच्छी चलानी आती है, ठीक है। तो ये मोहम्मद गौरी इसके पास एक ऑफर भेजता है नायिका देवी के पास कि तुम क्या कर दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि इसके पति मर चुका होता है, ठीक है। और उस समय तक ये था कि जो विधवा स्त्री थी वो डायरेक्ट रूल नहीं करती थी, तो इसने जो इसके बच्चे थे उनको गद्दी पर बैठा रखा था और खुद क्या करती थी, शासन। तो खुद यहाँ पर प्रोटेक्टर, संरक्षिका बनी हुई थी ये, खुद यहाँ पर गद्दी पर नहीं बैठी थी, इसने अपने किसको बैठा रखा था, बच्चों को। तो एक बेटे का नाम था इसका भीम सेकंड और दूसरे बेटे का नाम था मूलराज सेकंड। तो कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जब अटैक करा गुजरात पर तब वहां का रूलर कौन है, तो कई बार तो पेपर में वो भीम सेकंड ऑप्शन डाल देता है और कई बार मूलराज सेकंड। तो दोनों इसके बच्चे किसके हैं, नायिका देवी के। ऐसा कहते हैं कि मतलब एक टोकरी भिजवाता है जिसमें वो ग्रीन चूड़ियां भेजता है, ठीक है, 2 मरे हुए चूहे भी भेजता है और ये संदेश देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जैसे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, इनकी हालत भी कैसी होगी, वैसी ही होगी। लेकिन नायिका देवी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और नायिका देवी यहाँ पर एक युद्ध करती है और उसमें गौरी क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। तो गौरी की जो सेना होती है उसको बिल्कुल नायिका देवी इस तरह से मारती है जैसे कि गाजर मूली काट रही हो तलवार से। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि गौरी की भारत में पहली हार, भारत में पहली हार, गौरी की भारत में पहली हार। तो ये मत सोचना 1191 वाला युद्ध है तराइन का, पहले युद्ध में वो तो दूसरी बार हार रहा है उसमें वो। तो गौरी की भारत में पहली हार कब हो रही है बताओ, 1178 में। कौन से अभियान के समय, गुजरात अभियान। और युद्ध होगा इसमें, तो कई बार तो इस युद्ध का नाम ना कायंद्रा आ जाता है, ठीक है, या फिर वरना बेसिकली जो सही जगह है वो, सही जगह है ना वो अनहिलवाड़ है, अनहिलवाड़। ये दोनों नाम याद रख लेना तुम तो पेपर के लिए। अनहिलवाड़ का युद्ध होता है, ठीक है, नायिका देवी और रूलर में भी दोनों नाम याद रखना पेपर में, चाहे भीम सेकंड आ जाए चाहे मूलराज सेकंड आ जाए, दोनों ही नाम ठीक है, 2 बच्चे हैं इसके यहाँ पर। और नायिका देवी जीत जाती है यहाँ पर। तो पहली बार जब वो आता है तो मुल्तान वाले रास्ते से आता है, मुल्तान जीतता है 1175 में। तो भारत पे पहली बार कब अटैक कर रहा है मोहम्मद गौरी, 1175 में। क्या जीत रहा है, मुल्तान। फिर पंजाब जीत लेगा, सिंध जीत लेगा और आगे कहाँ बढ़ जाएगा, उसे पता चलता है कि वहां पर एक विधवा स्त्री बैठी हुई 1178 में। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, हार जाता है। तो क्वेश्चन आता है मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार कब हुई, तो कब हुई है बताओ, 1178 गुजरात अभियान के समय, ठीक है। वहां का रूलर कौन है, भीम सेकंड, ठीक है, और इसी का ही भाई है कौन, मूलराज सेकंड। और इनके संरक्षिका माता कौन है भाई, नायिका देवी, ठीक है, ये याद रखना। सोलंकी वंश, कौन सा वंश रहेगा, सोलंकी वंश। कौन सी लड़ाई हो रखी है 1178 में, कायंद्रा की लड़ाई बोल दो और चाहे अनहिलवाड़ का युद्ध बोल दो, ठीक है, पेपर में कोई सा भी ऑप्शन आ जाता है। और नायिका देवी यहाँ पर जीत जाती है और इतनी बुरी तरह हराती है मोहम्मद गौरी की सेना को कि मोहम्मद गौरी की सेना लगभग 12 से 13 साल वापस पलटकर देखती ही नहीं है गुजरात की तरफ। दूसरी बार ये भारत आएगा, लेकिन अब की बार ये दिल्ली वाले रास्ते से आएगा, दिल्ली ऊपर पड़ता है, ठीक है, लाहौर से होता है वो ऊपर की तरफ से आएगा। पहली बार तो इधर नीचे की तरफ से आता है तो गुजरात में हार जाता है। अगली बार जब ये वापस चला जाएगा गजनी, तब ये लौट कर आएगा तो इस ऊपर वाले हिस्से से आएगा, लाहौर से, भटिंडा, फिर ये आएगा भटिंडा, ठीक है, और दिल्ली। गुजरात की तरफ तो ये पलट के भी नहीं देखता, नायिका देवी इसकी हालत खराब कर देती है बुरी तरह, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड कब से कब तक है बताओ, 1173 से 1206। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम और याद रखना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है भाई। तो आजकल ना पेपर में ऐसे सवाल भी आने लग गए कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद गौरी का नाम क्या है। तो पूरा नाम क्या है इसका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कब से कब तक है टाइम पीरियड, 1173 से 1206 तक। भारत में पहला अटैक कब कर रहा है, 1175 में मुल्तान पर, ठीक है। भारत में पहली हार कब हो रही है, जब वो हार रहा है 1178 में गुजरात। गुजरात के रूलर कौन है, भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, और माता कौन है, नायिका देवी, ठीक है। कौन सा युद्ध हो रहा है, चाहे तो कायंद्रा की लड़ाई बोल दो उसे और चाहे उसे अनहिलवाड़ का युद्ध बोल दो, ठीक है। भारत में क्या हो रही है, इसकी पहली हार हो रही है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार लिख लो और शहाबुद्दीन पे स्टार लगा लेना भाई, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका नाम, ठीक है।
लिख लो इसे एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो भाई आगे। अब इसका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध कैसे हो रहा है, तो दूसरी बार जब ये लाहौर वाले रास्ते से आता है तो भटिंडा दुर्ग पर अटैक कर देता है। और भटिंडा जो किला होता है वो उस समय किसके साम्राज्य में आता था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। ठीक है, तो याद रखो इधर, तो ये भटिंडा लिख लेना भाई, भटिंडा, भटिंडा दुर्ग बोल दो चाहे भटिंडा किला। भटिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और भटिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लिया इसका मतलब आपने सीधा सीधा किसको चैलेंज कर दिया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। तो अब दोनों के बीच में युद्ध होता है 1191 में। कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड है भाई। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ना घुमाने के लिए फर्स्ट और सेकंड भी डाल देता है, तो याद रखना क्या है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। ठीक है, अब ये हार रहा है, तो ये अब इसकी क्या है, भारत में दूसरी हार है। बच्चे भारत में पहली हार पूछते हैं तो तराइन का युद्ध मार के आ जाते हैं, नहीं, वो गुजरात में हार के जा चुका है पहले से ही। 1178 देख लो, कब हार के जा चुका है, 1178। और दूसरी बार कब हार रहा है बताओ, 1191 में। क्यों क्यों लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने किस पर अधिकार कर लिया, भटिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और भटिंडा किसके क्षेत्र में आता था, पृथ्वीराज चौहान। अब ये चौहान है तो इस याद रखना कौन से वंश है, चाहमन वंश, चाहमन वंश बोल दो और चाहे चौहान बोल दो, चाहमन वंश। ठीक है, अभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी डिटेल देखेंगे, पहले गौरी को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं, गौरी वाली सारी चीजें। उसके बाद जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी हार के चला जाता है तो वापस ये युद्ध की तैयारी करके आता है। और पृथ्वीराज चौहान की गलती होती है कि भाई इसके पास तलवार भी नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति निहत्था है, तो यहाँ पर ये राजपूत कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति निहत्था है हम उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, और ये उसे जाने देते हैं। और इन्हें लगता है कि मोहम्मद गौरी वापस लूट कर नहीं आएगा, तो पृथ्वीराज चौहान की गलती थी कि वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगली बार जब मोहम्मद गौरी आता है तो पूरी तैयारी के साथ आता है। साथ में इस बीच क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के ना आपस के जो राज्य थे आसपास के, वहां पर भी क्या हो जाती है, उसकी दुश्मनी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो देखो इधर दूसरा युद्ध कब हो रहा है, 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ टेरन। वापस किस किस के बीच में हो रही है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में। और अरब की ओर कौन जीत जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर होता है वो कौन है, जयचंद। तो जयचंद क्या होता है, यहाँ पर इसका साथ नहीं देता, शुरू में गौरी का साथ दे देता है, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता। तो उस समय कहा जाता है कि सारे राजपूत जो राजा थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, इसलिए कौन जीत गया, गौरी जीत गया। बाहर से एक बंदा आ रखा और वो जीत कर चला गया। तो उस समय की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि आपस में जो साम्राज्य थे उनके पास यूनिटी नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय की पॉपुलर किंग था, तो उसकी समृद्धि बढ़ती देख सारे राजपूत राजाओं ने कहा कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, गौरी लड़ रहा है तो ये अपने आप देख लेंगे। जयचंद किसका साथ देता है, गौरी का, लेकिन गौरी तो इसका भी सगा नहीं है। तो 1192 में जब गौरी यहाँ पर जीत जाता है, इस पर इसका अजमेर पर और दिल्ली पर भी अधिकार हो जाता है, तब 1194 में एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ चंदावर। और अब की और गौरी और किस किस के बीच में हो रहा है, कन्नौज का राज्य कौन है बताओ, जयचंद। तो इसका मतलब कन्नौज भी अब किसके अधिकार क्षेत्र में हो गया, गौरी में। ठीक है, तो जयचंद और गौरी के बीच में युद्ध होता है और वापस कौन जीत जाता है, गौरी जीत जाता है। ठीक है, और गौरी की मृत्यु कब होती है, अब गौरी इस युद्ध में कोई नहीं मरा, गौरी की मृत्यु बहुत बाद में जाकर हो रही है, कब, 1206 में। ठीक है, तो गौरी का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1173 से लेकर 1206 तक। तो कौन कौन से युद्ध याद रखोगे, भारत पर पहला अटैक भारत पर पहला अटैक 1175 में मुल्तान, फिर 1178 एडी में गुजरात। ठीक है, भारत में पहली हार हो रही है इसकी। ठीक है, फिर कौन सा युद्ध याद रखोगे, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, इसमें भी गौरी हार रहा है।
ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ टेरन कब हो रही है? 1192 में। और बैटल ऑफ चंदावर कब हो रहा है? 1194 में। मोहम्मद गौरी, ठीक है। और गौरी का पूरा नाम क्या याद करा हमने? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। किस किस के बीच में हो रहा है चंदावर का? जय से जय याद कर लेना इधर, ठीक है। चंदावर और इधर जयचंद। कहाँ का रूलर है ये? कन्नौज का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी दुश्मनी की हो जाती है, क्योंकि संयोगिता को भगा के ले जाता है यहाँ पर। तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी कर लेते, और संयोगिता किसकी बेटी होती है? जयचंद की। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो जा रही है भाई? 1206 में, ठीक है। देखो अब इसमें इसके बारे में और क्या क्या फैक्ट सवाल आते हैं, तो देखो इधर। इसलिए भी एक सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन साम नाम बता दिया मैंने तुम्हें कि मोहम्मद बिन साम के नाम से किसने सिक्के चलाए हैं? मोहम्मद गौरी ने। ये भी यहाँ पर चांदी के सिक्के चलाएगा, और इसके सिक्कों पर एक तरफ तो देवी लक्ष्मी का चित्र होता है देवनागरी लिपि में, और दूसरी तरफ कहते हैं कलमा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ मिलता है? तो किसके सिक्कों पर बताओ? मोहम्मद गौरी। जबकि संस्कृत भाषा के चांदी के सिक्के किसने चला रखे हैं? महमूद गजनवी ने। और देवी लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के किसने चला रखे हैं? मोहम्मद गौरी ने। दहलीवाल सिक्के बोलते हैं क्योंकि वो दिल्ली से निकाले गए सिक्के होते हैं, और किस नाम से? मोहम्मद बिन साम के नाम से। यहीं से अब एक और फैक्ट वाला याद रखना है हमें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, 1192 में जब दूसरी बार इधर आ रहा है बैटल ऑफ टेरन में, तब मोहम्मद गौरी के साथ क्या आते हैं? भारत आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ कौन से सूफी संत आए? कौन से सूफी संत आए भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी खानका, इनका जो रहने का स्थान था वो कहाँ था? अजमेर। और अजमेर में क्या है? दरगाह, ठीक है। ये रहा भाई। तो अजमेर क्या है इनका? खानका। खानका का मतलब आता है रहने का स्थान। सूफी संतों का रहने का स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इधर मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद बिन साम के नाम से सिक्के चला रखे हैं। देवी लक्ष्मी के चित्र बने हुए, देवनागरी लिपि भी लिखी हुई है नीचे, और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ है। साथ में 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ कौन आ रहा है भाई? तराइन की दूसरी युद्ध के समय कौन आ रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर। तो सूफी संत वहां रहते थे, तो सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? खानखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है खानखा का मीनिंग क्या होता है? तो खानखा का मीनिंग क्या होता है? जहां पर सूफी संत रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इधर मोहम्मद गौरी की। लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान से भी सवाल आते हैं पेपर में, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो भाई इधर पहले पृथ्वीराज चौहान का देख लो इधर। तो पृथ्वीराज चौहान का संबंध कौन से वंश से है? चौहान यानी कि चाहमन वंश से, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड सबसे प्रसिद्ध चाहमन रूलर थे। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड? 1177 से 1192 तक, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान। और साथ में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? राय पिथौरा। तो राय पिथौरा के नाम से किस रूलर को जाना जाता है बताओ? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का टाइम पीरियड कब से कब तक है? जबकि गौरी का कब से कब तक था? ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड कब से कब तक है? किस नाम से जाना जाता है? कौन से वंश से थे? ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है वो आज के समय पर भाई राजस्थान में कहाँ मानी जाती है? अजमेर। इसलिए अजमेर वाला हिस्सा अब किसके कब्जे में आ जाता है बताओ? गौरी के कब्जे में। और कौन से नंबर के हैं ये? पृथ्वीराज थर्ड नंबर के हैं, फर्स्ट और सेकंड नहीं है। कौन से नंबर के हैं? थर्ड। राय पिथौरा जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है। देखो इधर देखो, थानेसर पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो उत्तर में इनकी जो पूरा साम्राज्य जो फैला हुआ था वो थानेसर से कहाँ फैला हुआ था? जहाजपुर पड़ता है मेवाड़ में, वहां पर, ठीक है। मेवाड़ से याद रख लो चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाली जगह, वो वाला हिस्सा आता है मेवाड़ में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा। तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान के ना थर्ड वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन गौरी के साथ हम इसको पढ़ते हैं तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान के क्वेश्चन आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1177 से 1192, क्योंकि 92 में तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं, ठीक है। किस नाम से जाने जाते हैं? राय पिथौरा। इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? आज के समय पर राजस्थान में जो जगह है अजमेर, वहां पर। इनका साम्राज्य कहाँ से कब तक फैला हुआ है? तो उत्तर में थानेसर पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो नॉर्थ में थानेसर से, और साउथ में कहां तक फैला हुआ है? पूरा का पूरा मेवाड़ तक,
साउथ में कहां पर फैला हुआ है? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़, और बीच में कौन सी जगह है इधर? अजमेर। ये क्या थी इनकी कैपिटल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इन पे जो किताब लिखी हुई है, तो एक लेखक है, ठीक है, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वीराज रासो जो किताब लिखी हुई है पृथ्वीराज पे, उसके राइटर कौन है? तो कौन है भाई? चंद्रबरदाई। ठीक है, फिर पृथ्वीराज थर्ड के समय गुजरात का रूलर कौन है बताओ? भीम सेकंड। तो भीम सेकंड वही हो गया नायका देवी का बेटा। ठीक है, तो याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान जब है तो दूसरे, देखो 1178 की तो बात हो रही है, 1178 में तो हर रहा है गौरी, और ये गद्दी पर कब बैठ रहे हैं? 1177 में। तो गुजरात का रूलर और अजमेर का रूलर दोनों का टाइम पीरियड सेम सेम ही हो गया। ठीक है, तो कौन है? भीमदेव सेकंड, चालुक्य वंश, चालुक्य शासक, और कौन सा वंश रहेगा? सोलंकी वंश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड के समय गुजरात का रूलर कौन हुआ करता था? तो कौन है? भीमदेव सेकंड। और भीमदेव सेकंड का ही भाई कौन है वहां पर? किसका नाम याद रखोगे? मूलराज सेकंड। अब महोबा का युद्ध और होता है एक फेमस, ठीक है, एमपी में, पृथ्वीराज चौहान से ही जुड़ा हुआ है। तो याद रखना 1182 में, 1177 पे गद्दी में बैठ रहे हैं, 1182 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने वहां पर चंदेलों का शासन होता है। तो चंदेलों का शासक होता है परमार्दी देव, उसको हराते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा पेपर में कि महोबा का युद्ध किस किस के बीच में हो रखा है? तो किस किस के बीच में हो रखा है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और उधर से चंदेलों का राजा कौन है? परमार्दी देव। ठीक है, कब हो रखा है महोबा का युद्ध? 1182 में। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। तो ये बेसिक बेसिक लाइनें हैं जो पेपर में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को लेकर आती हैं। ठीक है, तो 1177 में गद्दी पर बैठे हुए हैं, 1182 में महोबा का युद्ध हो रहा है किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और उधर से चंदेलों का रूलर कौन है? परमार्दी देव। ठीक है, और जब ये रूलर बने उस समय गुजरात का रूलर कौन है? भीमदेव फर्स्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक राइटर कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। कैपिटल क्या थी इनकी? अजमेर। नॉर्थ में थानेसर से लेकर साउथ में इनका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ है? मेवाड़। मेवाड़ यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला पूरा हिस्सा वहां पर। ठीक है, तो ये तो हो गई पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सारी बातें। चीजें देखते हैं कि मोहम्मद गौरी मर गया, उसके बाद क्या हुआ भाई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो रखी है? 1206 में। तो देखो इधर, अब जब मोहम्मद गौरी मर जाता है तो वो अपना साम्राज्य अपने जो उसके दास होते हैं, खास खास जो व्यक्ति होते हैं, उनमें बांट के चला जाता है। उनमें से एक व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में गुलाम वंश की नींव रख रहा है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा क्षेत्र दे देता है? पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा। ठीक है, दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक और व्यक्ति है जो गौरी का खास है, ताजुद्दीन यलदौज। यलदौज को देता है गजनी वाला क्षेत्र। गजनी किसके पास है? गौरी के पास। तो गजनी वाला क्षेत्र किसको देता है? यलदौज को। ठीक है, फिर जो उच्छ वाला क्षेत्र, उच्छ ही है ये, कच्छ नहीं है, ठीक है, सिंध में पड़ती है ये जगह। उच्छ और सिंध दोनों की जगह पड़ती है पाकिस्तान में। ये दोनों जगह किसको दे देता है? नासरुद्दीन कुबाचा को। और बंगाल और बिहार वाला हिस्सा किसके पास चला जाता है? बख्तियार खिलजी। तो बेसिकली गौरी अपने मरने के बाद अपना जो साम्राज्य है वो 4 भागों में बांट के चला जाता है। ठीक है, 4 में से कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा याद रखोगे? पूरा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। ठीक है, यलदौजी के पास कौन सा रहेगा? गजनी क्षेत्र। कुबाचा के पास कौन सा रहेगा? उच्छ और सिंध। ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान। और जो बख्तियार खिलजी है उसके पास कौन सी जगह आती है? बंगाल और बिहार। तो क्वेश्चन आता है कि बिहार में तुर्क साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो मोहम्मद गौरी ने नहीं रखी है। ठीक है, बिहार को जीतने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी। बंगाल को जीतने वाला भी कौन है? बख्तियार खिलजी। और ये काम बख्तियार खिलजी करता है 1198 से लेकर 1202 के बीच में, क्योंकि ये सब गौरी के साथ आ रखे होते। तो एक तरफ गौरी लड़ रहा है, ये लोग दूसरी तरफ लड़ाइयां कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1192 में जब तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी जीत जाता है तब गौरी का साम्राज्य हर जगह फैल जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो उस समय का सबसे फेमस रूलर है वही हार गया। तो 1192 के बाद गौरी अपने एम्पायर को बढ़ाने का काम करता है और ये सारे लोग उसके साथ होते। तो बख्तियार खिलजी भी भारत में एंट्री कर देता है। तो बख्तियार खिलजी 1198 से लेकर 1202 के बीच में क्या जीत लेता है? बंगाल और बिहार। और बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय होता है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय होता है, उनको भी पूरा क्या कर देता है? नष्ट कर देता है अभी।
और बिहार को जीतने के बाद आगे कहाँ पड़ जाता है, बंगाल, ठीक है। और बंगाल में उस समय कौन होता है, सेन वंश होता है। कौन सा वंश होता है, सेन वंश, सेन वंश, सेन। और सेन वंश का राजा होता है लक्ष्मण सेन। और बंगाल की जो राजधानी होती है, ठीक है, वो है नदिया होती है उस समय। नदिया पढ़ा था अभी हमने शुरू में मैप में, वही वाला नदिया। तो बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर अटैक करता है तो सेन वंश का जो राजा होता है लक्ष्मण सेन, वो बिना युद्ध करे ही क्या हो जाता है, भाग जाता है असम की तरफ, वहां के जंगलों में भाग जाता है, युद्ध वगैरह नहीं करता, तो इसका बंगाल पर भी अधिकार हो जाता है। तब बख्तियार खिलजी कैपिटल नदिया से कहाँ ले आता है, लखनौती ले आता है। कहाँ ले आता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि राजधानी नदिया से लखनौती कौन लेकर आ गया, तो कौन लेकर आ गया, बख्तियार खिलजी। बंगाल को जीत लेता है, बिहार को जीत लेता है, और ये गलती कर देता है, ये ऊपर बर्फ वाली जो जगह होती है, नेपाल वाली जगह, वहां चला जाता है। अब इसलिए सोचता है हर जगह युद्ध करने की एक ही टेक्निक है, लेकिन वहां गिरती है बर्फ, तो वो ये वहां पर बख्तियार खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हमें इतना ही पढ़ना होता है। अगर बख्तियार खिलजी जिंदा होता तो भारत में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ना रख के कौन करता, बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी बहुत भूखा टाइप का आदमी था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ही लिबरल व्यक्ति था, ठीक है। उसने कोई युद्ध वगैरह भी नहीं करा, उसका टाइम पीरियड वैसे भी बहुत छोटा है, 1206 से लेके 1210 तक। तो याद रखना, गौरी के मरने के बाद जब 1206 में उसकी डेथ हो गई तो उसका साम्राज्य कितने भागों में बट गया, 4। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नॉर्थ वाला क्षेत्र, ताजुद्दीन यलदौज के पास गजनी, कुबाचा के पास उच्छ और सिंध, उच्छ ही है ये, कच्छ नहीं है, ठीक है। ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान। और बख्तियार खिलजी के पास कौन सी जगह है, बंगाल और बिहार। तो बंगाल में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला, बिहार में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन है, बख्तियार खिलजी। बिहार में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नष्ट कर देता है, और आगे कहाँ बढ़ जाता है, बिहार जीत लिया तो आगे कहाँ चला गया, बंगाल में कौन सा वंश, सेन वंश, सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो याद रखना, बख्तियार खिलजी की किससे लड़ाई हो रही है, लेकिन लक्ष्मण सेन बिना युद्ध करे ही क्या हो जाता है, भाग जाता है। तब ये बख्तियार खिलजी कैपिटल, बंगाल की जो कैपिटल होती है नदिया, नदिया से कहाँ ले आता है, लखनौती, क्योंकि लखनौती थोड़ी सी आगे की तरफ पड़ती है और बिहार और बंगाल के बीच में पड़ती है। तो अगर लखनौती पे कोई व्यक्ति रहेगा तो इसका मतलब उसका कंट्रोल बिहार में भी होगा और बंगाल में, जबकि नदिया है वो बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ती है कैपिटल, ठीक है। इसलिए कैपिटल को नदिया से कहाँ लेकर आ गया, लखनौती। तो ये वाला सवाल पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि नदिया से लखनौती कैपिटल लेकर कौन आया, तो कौन आया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर जब अटैक करा तब कौन सा वंश था, सेन डायनेस्टी थी, और राजा कौन था, लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से हमारे मोहम्मद गौरी वाला टॉपिक भी खत्म होता है, जिसमें साथ में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लिए। तो महोबा का युद्ध भी याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।